दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईद से पहले तालिबान ने सिखों और हिंदुओं को लेकर उठाया ऐसा कदम, कल तक बुराई करने वाले भी देखते रह गए। कर रहा सलाम, गैर मुस्लिमों को मिलेंगे पूरा हक। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, म्यांमार में सैन्य जुंटा को भारी झटका। भारत और चीन के बाद थाईलैंड सीमा पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। अब आगे क्या, इसी के साथ आपको बताएंगे। हम किसी का दबाव नहीं मानेंगे, रूस के साथ खुलकर आया चीन, अमेरिका को जमकर सुनाया। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले आप सभी दोस्तों को MW न्यूज़ की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप भी कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिखकर बधाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अफगान तालिबान ने हिंदुओं और सिखों को जमीनें वापस लौटाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उनकी निजी प्रॉपर्टी बहाल करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। तालिबान अधिकारी इन संपत्तियों को पूर्व की अमेरिका समर्थित सरकार से जुड़े लोगों और अफसरों से वापस ले रहे हैं। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की यह पहल धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तालिबान के एक अधिकारी ने इस पर कहा कि देश में जो लंबे समय से विस्थापित और हाशिए पर है, उनको हक दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तालिबान की कोशिशों से सबसे उल्लेखनीय घटनाक्रम हिंदू और सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की काबुल वापसी है। खालसा हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान लौटे हैं। भारतीय अधिकारी इस विकास को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने द हिंदू से कहा कि पूर्व शासन के दौरान अफसरों सरदारों द्वारा हड़पी गई सभी संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई है। शाहीन ने अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद भंग हुई अफगान संसद के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी का भी स्वागत किया है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद बड़ी संख्या में सिख और हिंदुओं ने देश छोड़ दिया था। नरेंद्र सिंह खालसा भी अगस्त 2021 में भारतीय वायुसेना की मदद से अफगानिस्तान से निकले थे। अफगानिस्तान से दिल्ली आने के बाद नरेंद्र खालसा कनाडा चले गए थे। हिंदू और सिख समुदाय अफगानिस्तान का एक अहम हिस्सा रहे हैं। इस समय दोनों समुदाय देश की कुल आबादी का करीब 1% है। इन समुदायों का पलायन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में राजनीतिक उथल पुथल और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बीच शुरू हुआ। तालिबान शासन के बाद भी बहुत से हिंदू सिखों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन अब गैर मुसलमानों के प्रति तालिबान जो रुख अपना रहा है, उसे देखकर वो लोग भी हैरान है जो कल तक तालिबान की बुराई कर रहे थे। वैसे तालिबान का यह कदम आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, म्यांमार में जुंटा शासन को एक और झटका लगा है। विद्रोही बलों ने दावा किया है कि उसने थाईलैंड सीमा पर एक प्रमुख शहर के पास सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। बीते कई महीनों से विद्रोही समूह के सामने हार का सामना कर रहे सत्तारूढ़ सैन्य शासन के लिए ये सबसे नया झटका है। म्यांमार के सबसे पुराने विद्रोही समूह करेन नेशनल यूनियन ने कहा कि उसकी सैन्य शाखा ने पिछले हफ्ते थिनगंग न्यू नोंग में सैन्य अड्डे पर कंट्रोल कर लिया, जो थाई सीमा पर एक रणनीतिक व्यापारिक शहर मायावाड़ी से थोड़ी दूरी पर है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही ताकतों के हाथों मायावाड़ी का गिरना सैन्य शासन के लिए एक बड़ा नुकसान है। 3 साल पहले सत्ता में आया जुंटा बीते 6 महीने से लगातार एक के बाद एक कस्बों और सैन्य चौकियों पर कंट्रोल खो रहा है। जुंटा को बीते दिनों में सबसे बड़ा नुकसान चीन, भारत और बांग्लादेश सीमा के करीब के इलाकों में हुआ है, जहां उसने रणनीतिक तौर से अहमियत रखने वाले कई क्षेत्र विद्रोहियों के हाथों गंवा दिए हैं। गान नई नोंग बेस पर हमला करने वाले करेन नेशनल यूनियन KNU का कहना है कि सैकड़ों सैन्य अधिकारियों ने सरेंडर कर दिया और उसने हथियार भी जब्त कर लिए। अक्टूबर में विद्रोही ताकतों के गठबंधन ने कई मोर्चों पर सेना की चौकियों और सैन्य नियंत्रित शहरों पर हमले किए। इसके बाद से विपक्षी समूह द्वारा सशस्त्र हमले पूरे देश में फैल गए, जिससे सत्ता पर सेना की पकड़ कमजोर हो गई है। 2021 में म्यांमार की सेना ने आंग सान सूकी के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर उनको जेल में डाल दिया। सेना के खिलाफ तख्ता पलट के कुछ दिन बाद ही व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
इसके बाद धीरे धीरे विद्रोहियों ने सशस्त्र आंदोलन भी शुरू कर दिया। वहीं इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक वरिष्ठ सलाहकार थॉमस कीन का कहना है कि मायावाड़ी स्ट्रेटेजिक नजरिए से सेना के लिए एक महत्वपूर्ण है। मायावाड़ी को खोने से व्यापार और थाईलैंड के साथ म्यांमार के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसके साथ म्यांमार 2000 किमी लंबी सीमा साझा करता है। कीन ने कहा कि जुंटा ने हजारों सैनिकों को खो दिया है। इससे सैन्य नेता मिन आंग हलाइन की स्थिति भी कमजोर हो गई है। सैन्य नेतृत्व और सैन्य समर्थक हलकों के अंदर भी विरोध का स्वर उठने लगे हैं। वहीं म्यांमार में मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉम एंड्रयूज ने हाल ही में कहा था कि पिछले 5 महीनों में नागरिकों के खिलाफ सैन्य हमले 5 गुना बढ़ गए हैं। अब तक करीब 27 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और इस साल 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापित होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि सेना सड़कों पर युवाओं को उठा रही है। ये लोगों को देश से भागने या विपक्षी ताकतों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, चीन ने कहा है कि रूस के साथ आर्थिक और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर फैसला लेने का उसको पूरा अधिकार है। इस पर वो किसी के भी दबाव या आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने रूस से संबंधों पर अमेरिका की चेतावनी के एक दिन बाद यह बयान दिया है। अमेरिका ने कहा था कि अगर रूस को यूक्रेन में बढ़त मिली है तो वो चीन को जिम्मेदार ठहराएगा। इस पर जवाब देते हुए चीन ने बुधवार को साफ कहा कि वो रूस के साथ अपने संबंधों पर आलोचना या दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका को संदेश देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इस तरह के सहयोग में दखल अंदाजी का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की यात्रा के दौरान बीजिंग ने रूस के साथ सहयोग की बात दोहराई थी। इस पर अमेरिका के उप विदेश सचिव कर्ट कैंपबेल ने कहा कि अमेरिका के लिए यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। रूसी क्षेत्रीय लाभ यूरोप में पावर बैलेंस को उन तरीकों से बदल सकते हैं जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से सीधे तौर पर कहा है कि अगर ऐसा जारी रहा तो इसका असर अमेरिका चीन रिश्ते पर पड़ेगा। हम ये कहकर नहीं बैठेंगे कि सब कुछ ठीक है। कैंपबेल मंगलवार को लावरोव की चीन यात्रा के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे कहा था कि बीजिंग सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। कैंपबेल ने कहा, हम इसे न केवल रूसी गतिविधियों के रूप में देखेंगे बल्कि चीन और उत्तर कोरिया समर्थित गतिविधियों के एक ज्वाइंट सेट के रूप में भी देखेंगे। ये हमारे हितों के खिलाफ है। दरअसल कैंपबेल ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने चीनी अधिकारियों को पहले ही खुफिया जानकारी दी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देंगे। मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने हम पर पूरी तरह से विश्वास किया या उन्होंने सोचा कि शायद ये एक छोटी सी बात होगी। अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन रूस का समर्थन करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण कार्रवाई करता है तो फिर उस पर प्रतिबंध की कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में अपने युद्ध को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया और ईरान से हथियार लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।